द बेन ऑफ इंडियन हॉकी टुडे इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द पार्ट ऑफ द पब्लिक। जो इंडियन हॉकी है आजकल उसमें कमी नज़र आ रही है, वो बेन हो रहा है उसमें। यहाँ बेन का मतलब कमी नज़र आना, उसके इंटरेस्ट में लोग कम ले रहे हैं इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट जो काहे की वजह से है, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बाय दी पार्ट ऑफ द पब्लिक, जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से उसमें इंटरेस्ट में कमी है हॉकी में। और विच इन टर्न, विच का मतलब जो, इन टर्न इज़ फ्यूल्ड बाय द परसेप्शन, जो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्यूल का मतलब होता है जैसे कि आग में घी डालने का काम, तो और बढ़ जाती है बाय द परसेप्शन, उस दृष्टिकोण से। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। दैट कि इट डजंट पे टू टेक, ये बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देती। पे का मतलब लाभ देना। इट डजंट पे टू टेक अप द स्पोर्ट, कि स्पोर्ट को करियर के तरह इसको लेने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं होता। तो लोगों का ऐसा दृष्टिकोण है कि हॉकी लेंगे एज अ करियर अपना स्पोर्ट में, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो लोगों के इंटरेस्ट की कमी से उसमें गिरावट नज़र आ रही है, उसमें वेन नज़र आ रहा है इंडियन हॉकी में। ये तो इसका हिंदी हुई। अब हम बात करते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है, बताएं कौन से पार्ट में एरर है। तो लेग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के साथ में कभी यहाँ बाय नहीं आएगा, ये होता है इंटरेस्ट ऑन, यानी कि की ओर। तो जो कमी है आपका वो है ये इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, ये होना चाहिए था। इंटरेस्ट बाय का कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है, इसकी प्रपोजिशन की मिस्टेक है। अब बात होगी बिल्कुल करेक्ट कि ऑन आना चाहिए। अब एक एक करके इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन पर डिस्कस करते हैं। द बेन ऑफ इंडियन हॉकी टुडे इज़, यहाँ इंडियन क्या है, जो इंडियन है ये क्या है यहाँ पर। अब देखो इंडियन हमारा नाउन, ये हॉकी जो है वो नाउन है, और नाउन के बारे में इंडियन बता रहा है कैसी। जब किसी भी नाउन को कोई डिस्क्राइब करता है वर्ड, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये डिस्क्राइब ही कर रहा है उसको कि ये जो इंडियन हॉकी है वो कैसी, इंडियन हॉकी, इंडियन हॉकी की बात हो रही। तो यहाँ पर जो हमारा इंडियन वर्ड होगा ये होगा एडजेक्टिव। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द पार्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, अब यहाँ तक कोई नहीं। और विच इन टर्न, अब जो विच है वो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसे बता रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। विच का मीनिंग है जो। जब भी विच है, हु है, दैट है, ये किसी भी नाउन प्रोनाउन के बाद आएँ और या किसी फ्रेज के बाद आएँ और ये पूरे उसी को ही रेफर करते हों, तो ये हमारे बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ विच इससे पहले हुई जो एंटीसीडेंट है इसका, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसी को बता रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, यानी कि जो लोगों का इंटरेस्ट की कमी है, तो उसी को बता रहा है जो, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट की कमी जो इन टर्न, यानी कि आगे चल के फ्यूल्ड हो जाती है या और बढ़ जाती है। तो विच हमारा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई भी यहाँ कॉमा लगा है तो ये जो क्लॉज होती है आगे वाली, ये हमारी बन जाती है नॉन आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग क्लॉज वो होती हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन और उस क्लॉज के बीच में कोई भी कॉमा नहीं दिया हो, तो वो आइडेंटिफाइंग क्लॉज होती हैं, रिलेटिव आइडेंटिफाइंग क्लॉज। और इनको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, लेकिन रिलेटिव ज़्यादा चलता है। तो जब कॉमे से के साथ में अगर सेपरेट है विच या हु या दैट, तो वो आपकी बन जाएगी। पहली बात तो दैट को कॉमे से सेपरेट नहीं करेंगे, वो विच या हु इनको कॉमे से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी सेंटेंस में आपको इस तरीके से मिले कि दिस इज द प्लेस, दिस इज द बुक, और कॉमा लिखा है दैट आई बाउट, तो यहाँ दैट जो है वो बुक के लिए है कि ये वही बुक है जो मैंने खरीदी, लेकिन यहाँ इन्होंने कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो दैट के साथ ध्यान रखें, दैट के साथ आपको कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा हटाना होगा, तब ये करेक्ट होगा। अब ये करेक्ट है, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट, ये वही किताब है जो मैंने खरीदी। तो लेकिन विच और हु के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ कॉमा लगा सकते हो और हटा भी सकते हो, जैसे कि यहाँ देख लो।
आई मेट अ मैन हु इज अ टीचर। तो यहाँ जो हु है वो मैन को बता रहा है कि मैं एक आदमी से मिला जो एक टीचर है। तो यहाँ हमने कॉमे से इसको सेपरेट नहीं किया। तो जब कॉमे से सेपरेट नहीं करेंगे तो ये जो हमारी क्लॉज होगी हु वाली, इसको कहेंगे आइडेंटिफाइंग क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव आइडेंटिफाइंग क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये जो मैन है इसकी कोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है हु। और अगर सेंटेंस में आपको इस तरीके से कॉमे से सेपरेट कर दिया जाए इसको, तो फिर अब वो बन जाती है नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज। तो अब ये सेपरेट करना और ना करना कब हो, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम कहीं पर रिटन कोई चीज़ डॉक्यूमेंट लिखें, चाहे वो किसी तरह का हो, और उसमें इस तरह की अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं तो वो हमारे एक कहीं ना कहीं हमारे जो नॉलेज है उस पर अफेक्ट होता है, उसको इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें, अफेक्ट करेंगी। जैसे कि मान लो कहीं पर कॉमा लगा दिया आपने, सेपरेट कर दिया, तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि वो उसकी कोर इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कॉमे से सेपरेट नहीं करते हो तो हु, विच या दैट के साथ तो कॉमा नहीं, हु और विच जो होंगे उनके साथ अगर आपने कॉमा लगा दिया और वो बता रहा था उसकी कोर इन्फॉर्मेशन, तो फिर वो आपका गलत होगा। और अगर आपने कोर इन्फॉर्मेशन बता रहा था, आपने उसको सेपरेट कर दिया, गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो कि अब पता कैसे चले कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, सेपरेट कहाँ कॉमा लगाएं नहीं लगाएं। जैसे ये कह रहे हैं, ये आपकी मेन क्लॉज है, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, हु इज़ अ टीचर, जो एक टीचर है। अब यहाँ पर जो हु है इस आदमी के बारे में बता रहा है, मैन के बारे में। तो क्या अगर हम इस वाली क्लॉज को अगर हटा दें तो इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है या नहीं? अगर इसका मीनिंग अकेले में ही अपना क्लियर हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, तो ये हमारा सेपरेट आप करोगे, कॉमा लगाओगे। अगर इस क्लॉज को हटा देने से इसका मीनिंग अधूरा रह जाता है, तो फिर आप इस कॉमे को क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका पार्ट है, इसका मेन इन्फॉर्मेशन है, कोर इन्फॉर्मेशन है। तो अब देखें यहाँ, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, तो हु इज़ अ टीचर, सिर्फ आप इतनी बोल दोगे कि मैं एक आदमी से मिला, तो आगे आपकी जो बात है वो क्लियर नहीं हो रही है सेंस। तो इसलिए आपको यहाँ पर कॉमे से सेपरेट इसको नहीं करना है, क्योंकि हु इसकी यहाँ पर कोर इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कॉमे से सेपरेट कर दोगे इसको, तो फिर ये आपका ये वाली बात जो है वो पूरी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको कॉमे से कहाँ सेपरेट करना है कहाँ नहीं, वो चीज़ों का ध्यान रखना है। खैर उसकी बात अलग है, मैं यहाँ बता रहा था इसको विच को। ऐसा ही विच के साथ है, यहाँ देखो कॉमे से सेपरेट है, तो अगर हम इसके आगे की बात नहीं कहें तो हमारा मीनिंग यहाँ तक बिल्कुल पूरा क्लियर है कि जो इंडियन हॉकी है आजकल, उसमें कमी काय की वजह से आ रही है, लोगों के इंटरेस्ट में कमी की वजह से, उसमें पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें कमी की वजह से है। तो विच वाली अगर बात यहाँ तक ना कहें तो हमारा यहाँ तक बिल्कुल पूरा सेंस कंप्लीट हो रहा है। विच सिर्फ इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब विच या दैट या हु ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारी, तो कॉमे से सेपरेट हो जाते हैं विच या हु। ठीक है, और वो उसका अगर कोर पार्ट है तो कॉमे से सेपरेट नहीं करेंगे। जब भी आप ये लिखें तो इनका बहुत खास ख्याल रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपके टैलेंट को बताती हैं कि आपको कितनी गहराई से चीज़ें आती हैं। कॉमा लगने को तो छोटा सा है कि कॉमा है, ये लगाओ या मत लगाओ, लेकिन नहीं, ये कॉमा बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। और ये पंक्चुएशन इसीलिए हमें सिखाए जाते हैं कि ताकि हम जो उसका मीनिंग देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर दे पाएँ। तो यहाँ जो हमने कॉमे से इसको सेपरेट किया है, इसका मीनिंग पूरा यहाँ तक हो रहा है। विच वाला पार्ट अगर हम ना भी बोलें तो ये मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। और विच इसके बारे में बता रहे हैं, पूरे सेंस के बारे में, तो इसका ये रिलेटिव क्लॉज है जिसका मीनिंग है जो। तो विच अगर पूछ ले ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, विच इन टर्न इज फ्यूल्ड बाय द परसेप्शन, जो आगे और बढ़ जाती है काय के दृष्टिकोण की वजह से। परसेप्शन यहाँ पर क्या है? नाउन है। दैट यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो हमारे दो क्लॉजेस को जोड़ दें, दो तो वो सारे हमारे कंजंक्शन बन जाएंगे। ये तो कंजंक्शन का ही काम कर रहा है ये। विच इन टर्न इज फ्यूल्ड बाय द परसेप्शन, ये एक सेंटेंस यहाँ तक क्लोज हो गया और दैट के आगे भी एक सेंटेंस यहाँ से है, तो दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है। इट डजंट पे टू का मतलब होता है लाभ होना, फायदा होना। टेक अप द स्पोर्ट, स्पोर्ट को एज अ करियर लेना। एज की अब बात करें, एज क्या है यहाँ पर? स्पोर्ट क्या है? नाउन।
फिर करियर क्या है, नाउन, ए आर्टिकल। तो एज क्या है यहाँ पर, एज की अगर हम बात करें इसमें, एज के कई फंक्शन होते हैं। एज यहाँ पर है प्रपोजिशन, क्यों, क्योंकि ये नाउन से पहले आए तो ये प्रपोजिशन का काम करता है। तो प्रपोजिशन तो यहाँ हो गया एज अ करियर, मतलब करियर के रूप में, करियर की तरह। अब ये हमारा एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब कहाँ होगा, जैसे कि मैं कहूँ ही रन्स एज फास्ट एज यू डू, तो यहाँ जो हमारे ये हैं, ये होंगे एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब कहाँ होगा, जब एज जो हमारे डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, उसमें जो एज होते हैं ये हमारे एडवर्ब का काम करते हैं, एज फास्ट एज यू। ठीक है, फिर यहाँ एडवर्ब हो गए। और एज हमारा कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन कहाँ होगा, जब ये दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को जोड़ता होगा, जैसे कि डू एज आई से। अब एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये बन गया हमारा कंजंक्शन। ठीक है, अब ये क्लॉज क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू ऐसा करो, एक वन वर्ड में सेंटेंस दे रखा है, डू इंपेरेटिव तो सिर्फ वर्ब से भी स्टार्ट हो जाते हैं, इस वर्ब में ही आप लिख सकते हो कि डू का मतलब ऐसा करो, एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर इन द सिमिलर वे इसका मीनिंग होता है कि उसी तरीके से, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तो जो एज है वो हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि ये डू वाली क्लॉज और ये वाली क्लॉज दोनों को ये जोड़ने का काम कर रहा है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ ये कंजंक्शन है, यहाँ एडवर्ब है और यहाँ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन नाउन से पहले आता है और एडवर्ब ये एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब उसको बता रहा है, फास्ट के बारे में बता रहा है कितना तेज, और यहाँ एज बता रहा है कि जैसा, इन द सिमिलर वे, जैसा मैं कहता हूँ उसी तरह से तुम करो। तो कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और इसी तरीके से हम आगे भी एनालाइज करके ही सेंटेंस को आपको समझाएंगे। तो इससे आपके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपका ग्रामर पे अच्छी पकड़ होगी कि उसके फंक्शंस क्या हैं, ग्रामेटिकल क्या फंक्शन है किसी वर्ड का, और एक ही वर्ड के अलग अलग प्लेस पर रखने से क्या चेंजेस आते हैं, उसके बिल्कुल ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बिल्कुल बदल जाता है। अगर नाउन है तो कहीं पर वो आपका एडजेक्टिव जैसे भी काम करता है, तो कहीं एडवर्ब बन जाती हैं कुछ चीज़ें, तो कहीं वो वर्ब की तरह, कभी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही अच्छे से आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस तरह से। और अगर आपको चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में आगे भी कंटिन्यू जारी रखूं, तो इसमें आप कमेंट करके इसमें यस बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपको सिर्फ ये 1000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दी कि इसका बी इसका सी यही एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ही ये कैसे कोई कह सकता है कि यही एग्जाम में आएगा, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट आपको जीत दिलाएगा, ना कि सिर्फ आपको वो 1000 या 5000 वाली बुक्स। कोई फ़ायदा नहीं है उनको पढ़ने से या रटने से, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैं ऐसे ही एनालिसिस वाली वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपको ये पसंद आई तो कमेंट में यस लिख करके ज़रूर भेजें, और आपकी जो भी राय है उसमें वो कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह की वीडियो और आपको चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।